गुड मॉर्निंग। बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लास नंबर 26 आज हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। इस चैप्टर में हमने एक मेथड पढ़ा है वैल्यूएशन का, नेट एसेट्स मेथड। उसके अंदर हमने काफ़ी डिफरेंट कंडीशन सिचुएशंस पढ़ी है कि जब कंपनी में केवल इक्विटी शेयर कैपिटल हो तब भी, और बहुत सारी सिचुएशंस थी कि पैडअप कैपिटल एक जैसी हो, नॉमिनल वैल्यूज अलग अलग हो, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों भी हो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, तो किस तरीके से वैल्यूएशन होता है इस पर नेट एसेट्स मेथड। तो वो हमारा फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड हमारा है यील्ड वैल्यूएशन मेथड, प्रतिफल मूल्यांकन विधि, हिंदी में हम इसको कहते हैं। तो यील्ड वैल्यूएशन मेथड में भी फिर 3 मेथड्स हमें बताए गए। वहाँ हम नेट एसेट्स को बेस बना रहे थे, यहाँ हम रिटर्न को, प्रॉफिट्स को, इन चीज़ों को बेस बना के अपना वैल्यूएशन का काम करेंगे। तो यहाँ पर भी 3 मेथड हमारे पास है। देखिए, फर्स्ट हमारा मेथड है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड मेथड, यानी कि लाभांश की अनुमानित दर या संभावित लाभांश की दर के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं अपने अंशों का। देन फर्स्ट आर मेथड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड मेथड, सेकंड मेथड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि प्रत्याय की दर, और थर्ड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग यानी कि अर्जन की दर, अर्निंग्स की रेट ऑफ अर्निंग मीन्स अर्जन की दर। तो इन सब चीज़ों के आधार पर हम 3 मेथड से क्या कर सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं यील्ड वैल्यूएशन मेथड के अंतर्गत। तीनों मेथड की फॉर्मूला में सब कुछ लगभग सेम है। डिफरेंस कहाँ आता है, देखिए फॉर्मूला पढ़ती हूँ मैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड मेथड, वैल्यू पर शेयर इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन एनआरआर इनटू पेडअप वैल्यू पर शेयर। एनआरआर मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, पेडअप वैल्यू पर शेयर 10 रुपये का शेयर, कितना पेडअप है, फुल्ली पेडअप है तो 10 रुपये, 8 पेडअप है 8, 7 पेडअप है 7, तो जो भी क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से पेडअप वैल्यू पर शेयर। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड, तो फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन एनआरआर इनटू पेडअप वैल्यू पर शेयर। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग अपॉन एनआरआर इनटू पेडअप वैल्यू पर शेयर। तो ये दोनों चीज़ें तो सेम है। एनआरआर तो पता है ना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, गुडविल वाले चैप्टर में बहुत पढ़ी है हमने। तो एनआरआर या तो दे रखी होगी, नहीं तो हम निकाल लेंगे, हमें फाइंड आउट करना आता है एनआरआर। तो ये चीज़ें हमारे 3 फॉर्मूला है, इन 3 फॉर्मूला के बेस पे हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे शेयर्स का। तो चलो फॉर्मूला तो आई थिंक याद भी हो गए होंगे, और नहीं होंगे तो भी क्या दिक्कत है। हमें पूछा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो हमें पता है कि डिवाइड एनआरआर से करना है, इनटू करना है पेडअप वैल्यू पर शेयर। तो रिटर्न है तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न रखो, अर्निंग है तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग, और अगर डिविडेंड है तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड से कर लो। तो फॉर्मूला में इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब क्वेश्चन आता है कि मैम एनआरआर तो हो जाएगी, पेडअप वैल्यू भी निकलने की जरूरत है नहीं, क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग। ये कहाँ से फाइंड आउट करें, तो इनको फाइंड आउट करना अब हम सीखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड की कैलकुलेशन पर। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड का सिंपल सा एक फॉर्मूला हमें गिवन है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या होता है, लाभांश की दर, कि आप कितना डिविडेंड पे करेंगे अपने शेयर्स पर, या कितना डिविडेंड पे किया जाता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय पेड अप शेयर कैपिटल इनटू 100। तो यहीं से तो आपको पता चलेगी रेट ऑफ डिविडेंड। आप 100 रुपये का डिविडेंड देते हो 500 रुपये की कैपिटल पर, तो आप कितने परसेंटेज की रेट से डिविडेंड दे रहे हो, तो 20% की रेट से। तो रेट कैसे पता चलेगी, इसी फॉर्मूला से, अमाउंट ऑफ डिविडेंड अपॉन पेड अप शेयर कैपिटल। क्योंकि डिविडेंड किस पर दिया जाता है, पेड अप कैपिटल पर ही दिया जाता है ना। तो हमें ये देखना है कि आप अपनी पेड अप कैपिटल का कितना % डिविडेंड देते हो। तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय पेड अप शेयर कैपिटल इनटू 100, इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। तो इसके रिलेशन में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, डिविडेंड के बारे में, पेड अप शेयर कैपिटल तो वैसे बैलेंस शीट के अंदर गिवन होती है। तो इन इंफॉर्मेशंस को बेस बना के हम पहले तो फाइंड आउट करेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे हमारी वैल्यू पर शेयर। तो अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड आ गई तो वैल्यू पर शेयर तो आराम से फाइंड आउट हो जाती है। समझ में आई चीज़। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था, और बहुत सिंपल सी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड होती है। सेकेंड मेथड हमारा है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलती है,
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि प्रत्याय की दर, ये तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होती है, ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होती है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दूसरे बिजनेसेस से रिलेटेड होती है, जो दूसरे बिजनेस है मार्केट में आपके जैसे, उनसे रिलेटेड, जबकि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपके बिजनेस से रिलेटेड है कि हाँ दूसरों को तो इतना नॉर्मल रिटर्न मिल रहा है, लेकिन आपके बिजनेस को देखते हुए, आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स को देखते हुए कितना रिटर्न मिलना चाहिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। रिटर्न किसके बेस पे देखा जाता है कि व्यवसाय के स्वामियों को कितना लाभ मिलता है, वही तो रिटर्न होता है। और व्यवसाय के स्वामी कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स। देन प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वही सेम पेड अप शेयर कैपिटल इंटू 100 कि आपकी कैपिटल के हिसाब से जितना उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है आपके शेयर होल्डर्स ने, तो उनके इन्वेस्टेड अमाउंट के हिसाब से आपके पास प्रॉफिट कितना है उनके लिए, दैट इज योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सिंपल से अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश भी करें तो क्या होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी के ऑनर्स हैं, उनको कितना रिटर्न मिल रहा है ये देखना है, तो उनका इन्वेस्टमेंट, उनको मिलने वाला प्रॉफिट इंटू 100। अब आता है कि प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होता है मैम? तो देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कंपनी के प्रॉफिट्स को किस तरीके से डिस्पोज किया जाता है। तो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, आपके जो भी नेट प्रॉफिट बचते हैं आफ्टर टैक्स, सब कुछ देने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड ऑल, उसमें से माइनस कर दो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इफ एनी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास क्या होता है? डिविडेंड का प्रेफरेंस होता है, इसलिए क्या कर दो उनके डिविडेंड को माइनस कर दो, फिर जो बच रहा है वो प्रॉफिट किसका? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो यही तो हमें चाहिए। तो क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट्स दे रखे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखे तो पहले आफ्टर टैक्स, फिर अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कंपनी में, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस करो, देन जो रिमेनिंग प्रॉफिट है दैट इज प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। उसको डिवाइड करो पेड अप शेयर कैपिटल से, तो हमें पता चल जाएगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनके इन्वेस्टमेंट पर, उनकी कैपिटल पर कितना रिटर्न मिलता है, दैट इज योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ गई, फिर तो एनआरआर से डिवाइड करके पेड अप वैल्यू पर शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है? सीधी सी वैल्यू पर शेयर आ जाती है। तो ये तो दो चीजें हुई। थर्ड, ये हमने दो चीजें तो देख ली कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं। अब हम समझते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग कैसे फाइंड आउट करनी है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग यानी कि अर्जन की दर, लाभ अर्जन की दर। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग का फॉर्मूला हमारा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन अपॉन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में गिवन होता है, नहीं है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन्स। देखिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग का मतलब क्या होता है, तो इसमें हमें वो रेट फाइंड आउट करनी है कि आप अपनी टोटल जो कैपिटल इन्वेस्टेड है ना बिजनेस में, उस पर कितना रिटर्न आप कमा पा रहे हैं, कितना रिटर्न आप अपने बिजनेस एक्टिविटीज से या अपने बिजनेस से अर्न कर पा रहे हैं। तो हमें अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड पर प्रॉफिट का रेशियो देखना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड पर आपका कितना प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स वगैरह सब कुछ घट जाना चाहिए, लेकिन आप क्या करते हैं? देखिए जब भी हम टैक्स पेमेंट करते हैं तो उससे पहले सारी चीज़ें तो हो ही चुकी होती है ना, इंटरेस्ट वगैरह देना है, ये सारी चीज़ें तो हम पहले ही कर देते हैं कि हमने कहीं से लोन ले रखा है, टर्म लोन यानी कि लंबे टाइम पीरियड के लिए लोन ले रखा है, और डिबेंचर्स इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है टर्म लोन का। तो डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें तो पहले ही पे हो जाती है। तो हमें क्या चाहिए कि ये सारा कुछ पे नहीं होना चाहिए, हमें बिजनेस प्रॉफिट चाहिए कि बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने आते हैं आफ्टर टैक्स, उस पर हमें पहुंचना है। इसलिए हमने क्या किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन को वापस से ऐड कर दिया कि वो हमारे प्रॉफिट का पार्ट है, क्योंकि वो हमारा बिजनेस एक्टिविटीज़ में खर्च नहीं हुआ है। और बिजनेस से रिलेटेड तो होता है कि डिबेंचर्स टर्म लोन बिजनेस से रिलेटेड तो है, पर ये हमारे नॉर्मल बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए उसका टर्म लोन का जो इंटरेस्ट होता है ना, उसको वापस से एडबैक कर दिया जाता है, डिवाइड करते हैं नेट कैपिटल एम्प्लॉयड से। अब ये नेट कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है इसको हम समझते हैं। तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करने के दो मेथड हमारे पास हैं।
हमने पिछले चैप्टर के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ा था। क्या पढ़ा था कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज, यही पढ़ा था, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज। अब हम नेट कैपिटल एम्प्लॉयड अगर पढ़ें तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ लेनी है टोटल एसेट्स। वहाँ हमने किस किस को एक्सक्लूड किया था कैपिटल एम्प्लॉयड में? फिक्टिशियस एसेट्स को किया था, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को किया था और गुडविल को किया था। यहाँ हम एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। गुडविल को हमें एक्सक्लूड नहीं करना क्योंकि गुडविल हमारी नॉर्मल बिजनेस एसेट होती है। ये एसेट्स होगी माइनस क्या किया था? आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज, यहाँ करेंगे करंट लाइबिलिटीज। तो हमारे पास आएगी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हमें बेस बनाना है रेट ऑफ अर्निंग के लिए। समझ में आ रही है चीज़? तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, एंड टोटल एसेट्स में से एक्सक्लूड करना है, यानी कि नहीं लेना है किसे? फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेना और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को नहीं लेना। ये तो था एक मेथड हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। दूसरा मेथड, तो दूसरा मेथड इसी का है। आप क्या करो, आपने जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली है ना, पहले आपने पिछले चैप्टर के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखा है, तो उस कैपिटल एम्प्लॉयड में आप ऐड कर दो टर्म लोन, डिबेंचर्स एटसेट्रा। टर्म लोन, डिबेंचर्स, जो भी लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह, क्योंकि डिफरेंस कहाँ आ रहा है? मेन यही तो डिफरेंस आ रहा है ना आपका। क्या करना है आपको? टर्म लोन और डिबेंचर्स को अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड कर दो, तो भी आप कहाँ पहुँच जाओगे? नेट कैपिटल एम्प्लॉयड पर। देखिए हमारी जो बैलेंस शीट रहती है ना, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज रहती है, तो उस स्टेटमेंट के बेस पे ही ये दो फॉर्मूलाज बनते हैं। समझना इस चीज़ को कि एक तो आपकी, चलिए मैं समझाती हूँ आपको प्रॉपर बैलेंस शीट बना के, कि हमारी बैलेंस शीट को अगर हम पुराने वाले फॉर्मेट में बना रही हूँ एक बार, जो हमारा एक साइड एसेट्स और एक साइड लाइबिलिटीज होती थी। एसेट्स लाइबिलिटीज इसी फॉर्मेट में बनती थी ना पहले बैलेंस शीट। तो देखिए एसेट्स में क्या होती है? फिक्स्ड एसेट्स, मैं मेन हेड ही लिख रही हूँ, सारे हेड्स नहीं लिख रही हूँ। करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है, ये तीन टाइप की एसेट्स होती है मेनली। इधर कैपिटल, रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। इस तरीके से ये चार हेड इधर होते हैं हमारी बैलेंस शीट के अंदर। हाँ, तो बैलेंस शीट हमने देखिए इस तरीके से फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में लगभग हमारी बैलेंस शीट बनती है। अब हमें क्या निकालनी है? कैपिटल एम्प्लॉयड को समझना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, एक वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी अलग से लिख देते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इसको हम नहीं लेते, और फिक्टिशियस एसेट को भी हम नहीं लेते। हम क्या करते हैं? फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज, ये करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाती है? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जब नेट कैपिटल एम्प्लॉयड हमें चाहिए, तो हमें क्या करना है? फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस जस्ट करंट लाइबिलिटीज। तो ये तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। एक मेथड तो ये रहा। अब दूसरा मेथड जो हमने लिखा है ना, कि कैपिटल एम्प्लॉयड में आप टर्म लोन और डिबेंचर्स ऐड कर दो, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में होते क्या? यही तो होते हैं, टर्म लोन और डिबेंचर्स। तो आपने क्या किया? कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली है, उसमें क्या किया? दोनों को ऐड करके इन दोनों को लेस किया। अब क्या कर दो? इसको वापस से अगर ऐड कर दो तो आप यहीं पहुंच जाएंगे ना नेट कैपिटल एम्प्लॉयड पर। तो यही वाला चीज़ है कि दोनों मेथड में से किसी से भी आप कर सकते हो। तीसरा मेथड एक और होता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या करो, देखो हमें पता है कि दोनों साइड की टोटल क्या होने वाली है? इक्वल होने वाली। बैलेंस शीट के अंदर बहुत तय है कि दोनों की टोटल इक्वल होती है।
फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज करो तो भी उतना ही बचेगा जितना कि इन तीनों को ऐड करके ये लेस करने पर बचता है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल सेम होती है। तो ये दोनों तरीके हैं हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड। मेनली हम इसी तरीके से काम करेंगे, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। बट अगर कभी क्वेश्चन में इस तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं हुई तो हम इस मेथड से भी चलेंगे कि कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड जो होता है उसको हमने रिजर्व्स वगैरह सबको ऐड करके उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन है उनको लेस करना है। तो दोनों मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन को। हमें कुल मिलाकर इस रिजल्ट पर पहुंचना है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका मतलब होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। समझ में आ गई चीज? तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या तो गिवन होगा नहीं तो हम निकाल लेंगे, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन इफ एनी गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, डिबेंचर्स वगैरह गिवन है तो उनका इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन होता है, डिवाइड नेट कैपिटल एम्प्लॉयड क्या इंटू 100, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग आ जाती है। रेट ऑफ अर्निंग अगर आ गई है तब तो फिर दिक्कत कहाँ है, पेड अप वैल्यू पर शेयर होगी, एनआरआर होगी, वैल्यू पर शेयर आराम से निकल जाएगा। तो ये हमारे 3 मेथड है यील्ड वैल्यूएशन मेथड के अंदर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के लिए। अब इन बेसिस पे ये जो मेथड्स हमने पढ़े हैं इन्हीं मेथड्स के बेस पे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चंस, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। 2 मेथड, नेट एसेट और यील्ड वैल्यूएशन। जिस मेथड से क्वेश्चन बोलेगा उस मेथड से वैल्यूएशन कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है 31 मार्च 2019 को एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट गिवन है। शेयर कैपिटल में जस्ट इक्विटी शेयर कैपिटल है, बाकी रिजर्व्स एंड करंट लाइबिलिटीज दे रखी है, एसेट साइड दे रखा है। ओके, आपको बोल रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स कितने हैं? 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18 और 18, 19 5 सालों के प्रॉफिट्स आपको गिवन है। 2019 31 मार्च 2019 को भूमि का मूल्यांकन यानी कि लैंड का रिवैल्यूएशन हुआ है 6,10,000 पर। लैंड आपको बैलेंस शीट में 440 पर दे रखी है, तो अब हम अपनी कैलकुलेशंस में लैंड को हमेशा किस वैल्यू पर इंक्लूड करेंगे? 6,10,000 पर रिवैल्यूएशन हो गया। ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभों के 5 वर्षों के क्रय के आधार पर करते हुए आपको पहले तो क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी? गुडविल। और गुडविल का मेथड कौन सा बोला है? 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, ये करते हुए शुद्ध संपत्तियों के समर्थन के आधार पर नेट एसेट्स बेकिंग बेसिस, मतलब नेट एसेट्स मेथड, उस बेस पे आपको क्या करना है? इक्विटी अंशों का मूल्य ज्ञात करना है। आपको वैल्यू पर इक्विटी शेयर फाइंड आउट करनी है एज पर नेट एसेट्स मेथड। कंपनी के व्यापार की प्रकृति को देखते हुए क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर 10% है एनआरआर। ओके, तो हमें क्या करना है? नेट एसेट्स मेथड से वैल्यूएशन करना है शेयर्स का, लेकिन उससे पहले हमें गुडविल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नेट एसेट्स की जब कैलकुलेशन हम करते हैं फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वहाँ पे हमें हमारी सारी एसेट्स की फेयर वैल्यू चाहिए होती है। तो लैंड की फेयर वैल्यू तो हमें दे रखी है नई वैल्यू रिवैल्यूएशन करके, लेकिन गुडविल की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं, चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो गुडविल सुपर प्रॉफिट के 5 इयर्स परचेज के आधार पर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट करना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे? 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं और इसके अंदर कहीं कोई दूसरा एडजस्टमेंट नहीं है, एवरेज ले लेते हैं डायरेक्ट ही। देखिए 170, 192 देन 180 हो गया, तो बढ़ते बढ़ते क्रम में भी है, सीधा सा एवरेज प्रॉफिट ले लो। 5 साल के प्रॉफिट्स को ऐड करके डिवाइड कर दो किससे? 5 से। तो चलिए 170, 192, 180, 180, 2 लाख और लास्ट हमें 5th ईयर में प्रॉफिट गिवन है 1,90,000। डिवाइड कर दो इसको ऐड करके 5 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा रुपीज़ 1,86,400 का
एवरेज प्रॉफिट, और यही हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, बिकॉज फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट तो हमें गिवन ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो ये हमारा एफएमपी हो गया। सेकंड, अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करेंगे, सारी एसेट्स को लेंगे, लैंड नई वैल्यू पर 6,10,000 पर, उसके अलावा बाकी सारी एसेट्स को बुक वैल्यू पर लिख देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 1,90,000, उसके बाद स्टॉक हमें 3 लाख, स्टॉक हमें 7 लाख दे रखा है और डेटर्स दे रखे हैं 3,10,000। स्टॉक 7 लाख, डेटर्स 3,10,000। तो ये सारी एसेट्स हमारे पास है, इनकी टोटल कर लेते हैं। ये एसेट्स हमारे पास आ जाएगी 18,10,000। इसमें से माइनस करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, मीन्स आउटसाइडर लाइबिलिटीज। ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, नेट नहीं। नेट में हम करंट लाइबिलिटीज माइनस करते हैं, बट दैट इज क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज को माइनस कर दो। वैसे यहाँ पर कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है भी नहीं। क्रेडिटर्स 1,54,000। नेक्स्ट दे रखा है बैंक ओडी 40,000 से, बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000 एंड लास्ट वन 90,000 हमें दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स। ये सब माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू ₹15,26,000। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, द नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड 15,26,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में हमें बोली हुई है 10%। तो ये हमारे पास आ गई ₹1,52,600 क्लोजिंग कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट। मैं इसको बहुत ज़्यादा फास्ट करवा रही हूँ क्योंकि हमने पहले बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के कर लिए। देन फोर्थ, यहाँ अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मीन्स 1,86,400 माइनस 1,52,600। तो हमारे पास वैल्यूएशन आ जाएगी, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 33,800। अब हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है, तो गुडविल के लिए बोला है सुपर प्रॉफिट का 5 years परचेज, मीन्स 33,800 इंटू 5 इज इक्वल्स टू ₹1,69,000। तो ये काम तो हुआ हमारे पिछले वाले चैप्टर से रिलेटेड। हमने क्या किया, वैल्यूएशन कर लिया गुडविल का। अब हमें फाइंड आउट करनी वैल्यू पर शेयर एज पर नेट एसेट्स मेथड। देन सेकंड, वी विल फाइंड आउट कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। हमें क्या करना है, नेट एसेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है, याद करो, नेट एसेट्स मीन्स टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। तो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड में भी तो यही किया, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज। तो बिल्कुल उसे हम ले सकते हैं। डिफरेंस रहेगा गुडविल का, कि नेट एसेट्स में गुडविल को भी शामिल किया जाता है जबकि कैपिटल एम्प्लॉयड में गुडविल को शामिल नहीं किया जाता है। तो अब हम क्या कर ले कि वैसे ही क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को लिखे, एक बार देखते, 15,26,000, इसमें गुडविल ऐड कर देते हैं। वैसे ही बात तो वही है। आप वापस से क्या करो, इन सब एसेट्स को भी लिखो, फिर यहाँ एक गुडविल और लिखो, फिर इन सबको भी माइनस करना है। तो मच बेटर क्या है, हम अपनी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में गुडविल को सीधा ही ऐड कर लेते हैं 1,69,000 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। समझ में आ रही है? तो ये तरीका है हमारा नेट एसेट्स निकालने का। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली हुई है तो गुडविल ऐड कर दो, वैसे ही हमारे पास आ जाती है नेट एसेट्स। तो यहाँ से हमारी नेट एसेट्स आ रही हैं 16,95,000। अब नेट एसेट्स आ गई तो वैल्यू पर शेयर निकालने में तो एक फॉर्मूला ही तो लगाना है। कौन सा फॉर्मूला, नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ सिर्फ एक ही टाइप के शेयर्स है और एक ही नॉमिनल वैल्यू के भी है। कितने शेयर्स, तो 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप, 10,000 शेयर्स। तो 16,95,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल्स टू 169.50 पर शेयर
इज आवर आंसर। हमारा वैल्यू पर शेयर कितना है 169.5। समझ में आई चीज़? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें वैल्यूएशन का तो सिर्फ इतना सा काम था, बाकी ये तो सारा कुछ हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर भी पढ़ा हुआ है गुडविल की वैल्यूएशन। तो हमने पहले गुडविल फाइंड आउट की, क्यों? क्योंकि नेट एसेट्स के लिए गुडविल फाइंड आउट करना ज़रूरी है। तो गुडविल फाइंड आउट करके हमने उसको कैपिटल एम्प्लॉयड में जोड़ा तो नेट एसेट्स आ गई, और यही नेट एसेट्स को हमने डिवाइड कर दिया किससे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो हमारे पास वैल्यू पर शेयर आ गई। क्लियर हुई चीज़? तो बस इस क्वेश्चन को एक बार देखो, वापस अच्छे से पढ़ो, और बाकी आगे के क्वेश्चन नंबर 2 से हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।